बंगाल का अकाल। इस घटना को बताना कहां से शुरू करूं समझ नहीं आता, पर जब बताने की ठान ली है तो क्या ही फर्क पड़ता है कहां से शुरू किया है। तो सबसे पहले जान लीजिए दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे गिरोह के बारे में। ये लुटेरे कोई आम लुटेरे नहीं थे, बल्कि ऐसे लुटेरे थे जो खास पोशाक पहनते थे, जिसे ये वर्दी कहते थे। ये खुद को कुलीन वर्ग का मानते थे और भारतीयों को गवार और घृणित नजरों से देखते थे। इन लुटेरों का मकसद सिर्फ भारत पर राज करना नहीं था, जैसा कि पहले के मुगल आक्रमणकारियों ने किया था जो यहां राज कर रहे थे, बल्कि ये लुटेरे तो यहां से सारा माल लूटकर अपने घर का खजाना भरने में लगे हुए थे। इस गिरोह ने लगभग आधी दुनिया को लूटा और अपना घर भर लिया, मगर इन लुटेरों ने सबसे बुरी तरह लूटा भारत को। और सिर्फ लूटा ही नहीं, बल्कि समय समय पर खुद को ही सही साबित करते रहते हैं। और तो और हमेशा ही भारत को नीचा दिखाने की कोशिश भी करते रहते हैं। ये लुटेरे कोई और नहीं, बल्कि ब्रिटिशर्स या अंग्रेज थे। आप किसी भी अपराध के बारे में सोच लो, वो सारे अपराध इन लुटेरों ने भारत और भारतीयों के साथ किया है। आपकी सोच खत्म हो जाएगी और फिर भी कुछ अपराध ऐसे बच जाएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा ही एक जघन्य अपराध जो इन लोगों ने किया, वो है लोगों को भूखे तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर कर देना। जी हां, आपने सही सुना, मासूम गरीब लोगों को भूखा तड़पा तड़पा कर मार डाला। 1943 से 44 में बंगाल, जो आज का वर्तमान बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे, में एक भयानक अकाल पड़ा था, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपनी जान गंवाई थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। माना जाता है कि अकाल का कारण अनाज के उत्पादन का घटना था, जबकि यह बात सही नहीं है। बंगाल से लगातार अनाज का निर्यात हो रहा था। बंगाल में आए इस अकाल का ऐसा भयावह असर था कि गरीब लोगों के पास खाने के लिए मुट्ठी भर अनाज तक नहीं था। भूख का आलम यह था कि लोग कुत्ते बिल्लियों से सड़े हुए खाने के दाने दाने के लिए छिना झपटी करते थे। भूखे लोग मजबूरी में पेट की भूख मिटाने के लिए घास और यहां तक कि सांप भी खा रहे थे। जब मांओं की स्तनों में दूध तक नहीं था कि अपने नवजात बच्चे को दूध पिला सके, क्योंकि खुद उस मां को ही खाना नहीं मिला था कि उसके स्तनों में दूध बन सके, लोग अपने जिंदा बच्चों को नदी में फेंक रहे थे कि कम से कम वो उनकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर न मरे और मौत जल्दी आ जाए। जिन लोगों से भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, ऐसे लोगों ने मुट्ठी भर अनाज के बदले अपने बीवी और बच्चों तक को बेच दिया। लोगों ने हर वो कोशिश की जिससे उन्हें मुट्ठी भर अनाज मिल जाए और उनकी जान बच जाए, पर ऐसा न हो सका। इस मानव निर्मित अकाल में कम से कम 30 लाख और भारतीय इतिहासकारों के मुताबिक कम से कम 60 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। भूख के कारण लोग भोजन की तलाश में कलकत्ता या आज का कोलकाता और ढाका जैसे बड़े शहरों में पहुंचे। अकाल का सबसे अधिक प्रभाव बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ा। बहुत से लोगों ने अपना घर छोड़ा और फिर कभी वापस नहीं लौटे। बहुतों ने अपने घरों में ही दम तोड़ दिया। कुछ अपने परिवारों से अलग होकर अपनी झोपड़ियों में भूख के चलते मर गए और कुछ को हैजा और चिकन पॉक्स हो गया। भूख से तड़प रहे लोगों ने अपने परिवार के औरतों बच्चों को मुट्ठी भर अनाज के लिए बेच दिया। बेची गई औरतों को वैश्यावृत्ति के लिए मजबूर होना पड़ा। लोगों ने 2 मुट्ठी चावल के लिए अपनी बची खुची जमीन बेची। जमींदारों ने भूख से मर रहे लोगों से जमीनें खरीदी और मृतकों के घरों को लूट लिया गया। प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम बताते हैं, लोग भूखे मर रहे थे क्योंकि ग्रामीण भारत में खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं थी। इसलिए लोग कोलकाता, ढाका जैसे बड़े शहरों में खाने और आश्रय की तलाश में पहुंचने लगे। लेकिन वहां न खाना था, न रहने की जगह। उन्हें रहने की जगह सिर्फ कूड़ेदानों के पास ही मिल रही थी, जहां उन्हें कुत्ते बिल्लियों से संघर्ष करना पड़ता था ताकि कुछ खाने को मिल जाए।
वो कहते हैं, कोलकाता, ढाका की सड़कें कंकालों से भर गई थी। इंसानी ढांचे जो कई दिन से भूखे थे और सिर्फ मरने के लिए ही बंगाल के कस्बों और शहरों में पहुंचे थे। बंगाल का अकाल जापान के बर्मा पर कब्जा कर लेने के बाद ही आया था। भारत पर काबिज अंग्रेज सरकार ने देश के अन्य क्षेत्रों से सूखा प्रभावित हिस्से तक अनाज पहुंचने पर रोक लगा दी थी। इसका उद्देश्य एक तो इसे विरोधियों के हाथों में पड़ने से रोकना था और दूसरा ये कि स्थानीय लोगों को ठीक से खाना मिले। प्रोफेसर इस्लाम कहते हैं, ये प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये मानव निर्मित आपदा थी। ग्रामीण इलाकों में खाद्य पदार्थ सिर्फ इसलिए नहीं थे क्योंकि फसल बर्बाद हो गई थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अनाज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने दिया जा रहा था। उन्हें डर था कि ये जापानियों के हाथों में न पड़ जाए। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि यह फैसला मित्र राष्ट्रों के नेतृत्व का था। कोलकाता में सेना के लिए खाद्य पदार्थों का अतिरिक्त स्टॉक था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में खाने को कुछ भी नहीं था और किसी को इसकी परवाह भी नहीं थी। प्रोफेसर इस्लाम कहते हैं, मैं राहत कर्मियों के एक छोटे से दल के साथियों के साथ हल्दी नदी पर स्थित टेरेपेकिया बाजार पहुंचा। वहां मैंने निर्वस्त्र, करीब करीब कंकाल बन चुके करीब 500 महिला पुरुषों को देखा। वो कहते हैं, उनमें से कुछ आने जाने वालों से भीख मांग रहे थे तो कुछ कोने में पड़े थे, अपनी मौत का इंतजार करते। उनमें सांस लेने की शक्ति भी नहीं बची थी और दुर्भाग्य से मैंने 8 लोगों को अंतिम सांसें लेते देखा। इससे मैं अंदर तक हिल गया। जंग की वजह से कीमतें आसमान छू रही थी और जापानी आक्रमण को लेकर अनिश्चितता की वजह से शहरी इलाकों में जमाखोरी हो रही थी। इसके फलस्वरूप देहात में चीजें बेहद महंगी हो गईं और जब लोग मरने लगे तो भारी संख्या में शहरों की ओर इस उम्मीद में पलायन होने लगा कि वहां राहत दी जा रही होगी। प्रोफेसर इस्लाम कहते हैं, त्रासदी यह है कि कस्बों, शहरों में रहने वाले लोगों की उन बदकिस्मत लोगों से जरा भी सहानुभूति नहीं थी। इनमें से ज्यादातर लोग उन्हीं सड़कों, शहरों में रह गए। वो कभी वापस गांव नहीं लौटे। गांव का ढांचा ही बर्बाद हो गया और बंगाल कभी भी उससे उबर नहीं पाया। अमर्त्य सेन ने भी शांति निकेतन में बच्चे के रूप में अकाल को अपनी आंखों से देखा था। अमर्त्य सेन लिखते हैं, भूखमरी का लक्षण ये होता है कि कुछ लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है। भूखमरी का लक्षण ये नहीं होता कि खाने के लिए पर्याप्त खाना ही न हो। साल 1942 के चक्रवात में अनुमानों के अनुसार 15,000 लोग मरे। इसके चलते मिदनापुर तबाह हो गया और हमारे गवाह भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि बाढ़, सूखे और फसलों के नष्ट हो जाने का असर पूरे बंगाल पर पड़ा। लेकिन जैसा सेन लिखते हैं कि ये सब अकाल का मुख्य कारण नहीं था। लेखक मधुश्री मुखर्जी ने उस अकाल से बच निकले कुछ लोगों को खोज, उनसे बातचीत के आधार पर अपनी किताब में लिखा है कि उस वक्त हालात ऐसे थे कि लोग भूख से तड़पते अपने बच्चों को नदी में फेंक रहे थे। न जाने कितने ही लोगों ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। लोग पत्तियां और घास खाकर जिंदा थे। लोगों में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का भी दम नहीं बचा था। इस अकाल से वही लोग बचे जो रोजगार की तलाश में कोलकाता, कलकत्ता चले आए थे, या वे महिलाएं जिन्होंने परिवार को पालने के लिए मजबूरी में वेश्यावृत्ति करनी शुरू कर दी। चावल की कमी होने के कारण कीमतें आसमान छू रही थी और जापान के आक्रमण के डर से बंगाल में नावों और बैलगाड़ियों को जब्त या नष्ट किए जाने के कारण आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बाजार में चावल मिल नहीं रहा था। गांवों में भूखमरी फैल रही थी और चर्चिल ने खाद्यान्न की आपात खेप भेजने की मांग बार बार ठुकरा दी। जापान के आक्रमण के डर से बंगाल में नावों और बैलगाड़ियों को या तो जब्त कर लिया गया या उनको नष्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों के पास
दूसरे राज्यों से अनाज लाने का रास्ता भी नहीं बचा। जहां भी सैनिकों को लगा कि लोगों के पास आवश्यकता से अधिक अनाज है, उसे जब्त कर लिया गया और नष्ट कर दिया गया। पूर्वी बंगाल में हजारों टन चावल पानी में फेंक दिए जाने की बात भी सामने आती है। 10 से अधिक यात्रियों को ले जाने में सक्षम 46,000 नावों को जब्त कर लिया गया। साइकिलें, गाड़ियां और हाथी भी ले लिए गए। नावों को जब्त कर लेने के कारण मछुआरों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई। एक नई पुस्तक का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने जानबूझकर लाखों भारतीयों को भूखे मरने दिया। बर्मा पर जापान के कब्जे के बाद वहां से चावल का आयात रुक गया था और ब्रिटिश शासन ने अपने सैनिकों और युद्ध में लगे अन्य लोगों के लिए चावल की जमाखोरी कर ली थी, जिसकी वजह से 1943 में बंगाल में आए सूखे में 30 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। साल 1943 के बंगाल में कोलकाता की सड़कों पर भूख से हड्डी हड्डी हुई माएं सड़कों पर दम तोड़ रही थी। लोग सड़े खाने के लिए लड़ते दिखते थे, तो ब्रिटिश अधिकारी और मध्य वर्ग भारतीय अपने क्लबों और घरों पर गुलछर्रे उड़ा रहे थे। बंगाल की मानव रचित भूखमरी ब्रिटिश राज के इतिहास के काले अध्यायों में से एक रही है। लेकिन लेखक मधुश्री मुखर्जी का कहना है कि उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जो दिखाते हैं कि लोगों की दुस्थिति के लिए चर्चिल सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। इंग्लैंड लगातार भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड वावेल पर दबाव डाल रहा था कि मित्र राष्ट्रों की फौजों के लिए वो और अनाज भेजें। वावेल ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को बंगाल के हालात से अवगत कराया, तो उसने गुस्से में भरकर कहा कि ये गलती हिंदुस्तानियों की है जो खरगोश के जैसे बच्चे पैदा करते हैं। जब वावेल ने कहा कि लोग भूख से मर रहे हैं, चर्चिल बोला, फिर गांधी अब तक क्यों जिंदा है? वाइसराय वावेल की भारत में स्थिति खराब थी। न कांग्रेस सुनती, न मुस्लिम लीग। गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन ने सरकारी मशीनरी को पटरी से उतार दिया था। वावेल ने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में बात को आगे नहीं बढ़ाया। अकाल के कारणों की जांच के लिए बने आयोग ने खाद्यान्न की किल्लत को सबसे अहम कारण बताया था। आयोग की रिपोर्ट में लिखा गया कि 1942 में तूफान, भारी बारिश और फसलों में कीट लगने की वजह से पैदावार कम हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने रंगून को अपने कब्जे में ले लिया था और वहां से धान का आयात रुक गया। इससे खपत और आपूर्ति में संतुलन तो बिगड़ा ही, साथ साथ धान के बिक्री के दाम बढ़ गए। पर 1981 में अमर्त्य सेन के लेख पॉवर्टी एंड फैमिन, हिंदी अनुवाद, गरीबी और अकाल में इन कारणों को खारिज कर दिया। अमर्त्य सेन ने 1941, 1942 और 1943 अकाल वाले सालों का अध्ययन किया। वो लिखते हैं कि 1941 की तुलना में 1943 में धान की पैदावार 13% ज्यादा हुई। इसके अलावा 1943 में गेहूं और आटे का आयात भी लगभग 33% ज्यादा किया गया। प्रति व्यक्ति आपूर्ति 11% ज्यादा हुई। इसी प्रकार रिपोर्ट के इन दावों में भी कोई दम नहीं था कि 1943 के शुरुआती 6 महीनों में आपूर्ति कम थी और लोग ज्यादा मरे। आंकड़े बताते हैं कि मरने वालों की तादाद अंतिम 6 महीनों में सबसे ज्यादा थी और इसी दौरान आपूर्ति भी सबसे ज्यादा की गई थी। आखिरी बात, 1942 के अंत में बचे हुए धान या गेहूं के स्टॉक का 1943 में कैरी फॉरवर्ड भी ठीक ठाक मात्रा में हुआ था। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि जब आपूर्ति और पैदावार पिछले साल की तुलना में ज्यादा थे, फिर क्यों लोग भूख से मर गए? सेन के मुताबिक ये गलत सरकारी नीतियों और वितरण के गलत प्रबंधन की वजह से हुआ। देखा जाए तो ये महज सरकार की जानबूझकर की गई लापरवाही की वजह से हुआ, क्योंकि वो हालात का सही आकलन नहीं कर पाई और साथ साथ वितरण की व्यवस्था सुचारू रूप से काम नहीं कर सकी। 1943 के शुरुआती महीनों में जब हजारों लोग मर रहे थे, सरकार ने किसी भी प्रकार के राहत कार्यक्रम शुरू नहीं किए, बल्कि अकाल जैसी किसी भी स्थिति को
मानने से ही इनकार करते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों से अनाज के व्यापार पर रोक लगा दी। परिणाम स्वरूप बंगाल में कालाबाजारी की मार्फत ऊंचे दामों पर अनाज आया। चर्चिल के आदेशानुसार जनवरी 1943 में लॉर्ड वावेल ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि बंगाल, सीलोन आज का श्रीलंका को अनाज भेजने के लिए और पैदावार करे। दूसरा विश्व युद्ध भी एक बड़ा कारण बना। उसकी वजह से महंगाई बढ़ी। वही ग्रामीणों की आमदनी महंगाई की तुलना में नहीं बढ़ी। सेन लिखते हैं कि 1943 की तीसरी और चौथी तिमाही में गरीबों की अनाज खरीदने की क्षमता के बनिस्पत दाम 3 गुना बढ़ गए थे। ब्रिटिश फौज का भारी जत्था कलकत्ता में डेरा डाले हुए बैठा था। इससे कलकत्ता में अनाज वितरण व्यवस्था बिगड़ गई। जब कलकत्ता वासियों और फौज के लिए सरकारी आपूर्ति कम पड़ने लगी तो ग्रामीण इलाकों से ऊंची कीमतों पर धान खरीदकर शहर लाया गया। इससे गांवों में अनाज की और किल्लत हो गई। इस विषय पर लिखने वाले ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर गिडोन पोलिया का मानना है कि बंगाल का अकाल मानव निर्मित होलोकास्ट था। इसके पीछे अंग्रेज सरकार की नीतियां जिम्मेदार थी। इस साल बंगाल में अनाज की पैदावार बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने मुनाफे के लिए भारी मात्रा में अनाज ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया और इसी के चलते बंगाल में अनाज की कमी हुई। इसके लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया जाता है, जिन्होंने स्थिति से वाकिफ होने के बाद भी अमेरिका और कनाडा के इमरजेंसी फूड सप्लाई के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इन्होंने प्रभावित राज्यों की मदद की पेशकश की थी। जानकारों का कहना है कि चर्चिल अगर चाहते तो इस त्रासदी को रोका जा सकता था। ये दौर दूसरे विश्व युद्ध का था। जापानी फौज बर्मा के सीमा पर आ टिकी थी। ऐसे में अगर मीडिया अकाल का जिक्र करता तो जाहिर था कि ब्रिटिश संसद और यहां के लोगों में चर्चा होती, जिससे इंग्लैंड की फौजों को युद्ध में मुश्किल हो सकती थी। तमाम भारतीय और ब्रिटिश अखबार चुप थे। इसी खामोशी में 1943 के 9 महीने बीत गए, पर एक अखबार था जो सरकारी तंत्र से भीड़ गया। 16 अक्टूबर 1943 को ब्रिटिश अखबार द स्टेट्समैन ने अपने संपादकीय में इस आपदा का जिक्र किया। एडिटर इयान स्टीफस ने बड़े पुरजोर तरीके से अपनी बात कही। अनाज के दाम आम लोगों की पहुंच से ऊपर हो गए। लोगों को धान नहीं मिला, जिसकी वजह से कलकत्ता और अन्य जिलों में असंतोष फैल गया। सरकारी रिपोर्टों में आए दिन इसका जिक्र होने लगा कि भूखे लोगों के जत्थे धान लूट रहे हैं। सड़कों के किनारे भूख से मरे हुए लोगों की लाशें पाई जा रही हैं। सड़कों पर लोग धान मांगते देखे जा सकते हैं। उधर स्टेट्समैन के एडिटर इयान स्टीफंस के संपादकीय इंग्लैंड की संसद में पढ़े जाने लगे और इंग्लैंड की रानी की अंतरात्मा जाग उठी। सरकारी मशीनरी और सहायता बंगाल की ओर दौड़ पड़ी। सबसे अच्छी बात, अगली फसल की कटाई हो गई, जिसकी वजह से धान की उपलब्धता फिर कायम हो गई। लेकिन तब तक 30 से 60 लाख बेगुनाह गरीब और मासूम लोगों को तड़प तड़प कर अपनी जान गंवानी पड़ी। जरा सोच कर देखिए, या खुद को उस अकाल के पीड़ितों में सिर्फ कल्पना करके देखिए। कल्पना मात्र से ही आंखों में पानी आ जाएगा। जिस देश की संस्कृति में दरवाजे पर आए किसी अनजान को भी पानी पिलाने का रिवाज रहा, उनसे भोजन पूछने, भोजन कराने का रिवाज रहा, उसी देश के एक प्रांत में इतना कुछ हो रहा था। जिस देश में किसी अनजान, किसी राहगीर, यहां तक कि जानवरों को भी भोजन पानी देने को सम्मान की नजरों से देखा जाता है, पुण्य माना जाता है, वहां इतना अत्याचार हो रहा था। जरा सोचिए, जमीन हमारी, उस जमीन को खून पसीने से सींचने वाले हम, फसल बोने वाले हम, मेहनत करने वाले हम, फसल काटने वाले हम, फसल को अनाज बनाने वाले हम, और हम लोगों को ही उस अनाज से वंचित कर दिया गया। उस अनाज को खाने का हक भी नहीं मिला हमें। उस अनाज को ये कहकर
बाहर भेज दिया गया कि युद्ध में सैनिकों को इसकी जरूरत है। अंग्रेजों को आज भी इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। लाखों लोगों को भूखे मारने वाला हत्यारा चर्चिल इंग्लैंड का हीरो है, नायक है। ये सोचकर ही घिन आती है। ऐसी सोच वालों से हमें भूखों रहना पड़ा, भूख से तड़पना पड़ा और अंत में तड़प तड़प कर ही जान गंवानी पड़ी। ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है? नहीं, ऐसा कोई इंसान तो कतई भी नहीं कर सकता। या तो मेरी सोच गलत है या वो इंसान हो ही नहीं सकता। मुझे आश्चर्य होता है कि इस बारे में हम में से बहुतों को ही ठीक से कुछ मालूम ही नहीं। जो जानते भी हैं वो शायद इसे एक प्राकृतिक आपदा के रूप में ही जानते होंगे, जबकि ये किसी आपदा से ज्यादा एक सोचा समझा हत्याकांड ज्यादा लगता है। इस विषय पर और अधिक गंभीरता से ध्यान दिया जाना जरूरी है और इस घटना का अधिक से अधिक लोगों को ज्ञात होना चाहिए, ताकि हम सभी को ये समझ आए कि जब हम किसी और के गुलाम होते हैं तो कैसी विभत्स समय से सामना हो सकता है। अंत में यह बताना अति आवश्यक हो जाता है कि मैंने यहां पर दी गई संपूर्ण जानकारी विभिन्न लेखों से एकत्रित की है और अंतिम कुछ अनुच्छेद खुद लिखा है। मेरा मकसद सिर्फ इस घटना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना मात्र है। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई आपत्ति हो या कोई सी बात हो जो आपको बुरी लगी हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। इस वीडियो में दिखाए गए कुछ चित्र तो वास्तविक है, जबकि कुछ चित्र एआई के मदद से बनाए गए हैं ताकि आपको वीडियो को समझने में आसानी हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।